जी हाँ, आपकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, और आपकी प्रॉपर्टी में हम बात कर रहे हैं कि गुरुग्राम के जो रेरा के चेयरमैन हैं डॉक्टर के खंडेलवाल, इसके अलावा मेंबर एससी कुश साहब हैं, वो हमें बताएंगे कि आखिर और क्या ऐसी स्थितियां हैं जो आपका घर दिलाने के लिए, जो बिल्डर से आपका डिस्प्यूट है उसको जल्द से जल्द हल करवाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। खास बात सर एक बात आती है कि आप लोग जिस तरह से, क्योंकि वो बिल्डर से जो अलर्टी है पहले ही बहुत परेशान होता है, इसके अलावा जल्द से जल्द उसकी समस्या का समाधान मिले, एक मीडिएशन की बात आती है, वो क्या है? देखिएगा कि जब भी कभी डिफरेंस में एलओटी में और प्रमोटर में, या कभी कोई कंप्लेंट एलओटी दायर करता है प्रमोटर के खिलाफ कि प्रमोटर ने वायलेशंस किए हैं एक्ट के प्रोविजंस के या रूल्स के प्रोविजंस के या रेगुलेशंस के प्रोविजन के, तो वो कंप्लेंट हम लोग अथॉरिटी में सुनवाई करते हैं। और हमारे पास करीब 10,000 के करीब कंप्लेंट्स आई हैं, जिनमें जो मेजर चंक है वो हमने कंप्लेंट्स को सेटल किया है। लेकिन कंप्लेंट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि मान लीजिएगा कि कंप्लेंट जो है वो कंप्लेनेंट जीत जाता है, कंप्लेंट की बात सही प्रूव हो जाती है, तो प्रमोटर उसके बाद अपील में जाएगा, फिर सेकंड अपील में जाएगा, फिर सीडब्ल्यूपी फाइल कर देगा, फिर एसएलपी फाइल कर देगा सुप्रीम कोर्ट में। सो देयर इज नो एंड टू दिस लिटिगेशन। ऑल्दो इस एक्ट में स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस बनाए गए हैं। स्ट्रिंजेंट प्रोविजन इस तरह से बनाए गए हैं कि यदि अपील करता है प्रमोटर, तो प्रमोटर को जो पेनल्टी उस पर लगी है उस पेनल्टी का 1/3 जमा कराना पड़ेगा। और यदि प्रमोटर को अथॉरिटी ने ये डायरेक्ट किया है कि वो रिफंड करे, ब्याज दे, डिले पेशन चार्जेस दे, या उसको पेनल्टी लगाए या कंपेंसेशन हो, तो वो सारे के सारे जो पैसा जितना एलओटी को मिलना है उतना पैसा उसे अपील के टाइम पर अपीलेट ट्रिब्यूनल में जमा कराना पड़ेगा। यदि वो अपील लूज कर जाता है तो पैसा एलओटी को चला जाएगा, और पेनल्टी 1/3 है वो अथॉरिटी के पास आकर के सरकार को चली जाएगी, बैलेंस की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद भी हमारा प्रयास ये रहता है कि यदि आउटसाइड दी अथॉरिटी फोरम किसी प्रकार से इनके बीच में समझौता हो जाता है, तो समझौते की स्थिति में क्या होगा कि दोनों पार्टी जब उस सेटलमेंट को एग्री करेंगी तो न कोई अपील होगी न कोई फर्दर अपील होगी, तो मामला वहीं वहीं सेटल हो जाएगा। तो एक परमानेंट जो सेटलमेंट है ना उस डिस्प्यूट का, बिना उसको लिंगर ऑन किए, बिना उसमें ना कि अपील एंड काउंटर अपील्स में जाए, उसके लिए अथॉरिटी ने क्या किया है कि जो 89 सीपीसी है, 89 सीपीसी में एक प्रोविजन है कि कोर्ट के लिए ये मैंडेटरी है इस चीज को गौर करे, क्या कि क्या इस मामले में आउटसाइड दी अथॉरिटी फोरम या आउटसाइड दी कोर्ट फोरम सेटलमेंट होने के चांसेस हैं। यदि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ये लगता है कि हाँ इनके बीच में आउटसाइड दी फोरम ऑफ द कोर्ट, आउटसाइड द फोरम ऑफ द अथॉरिटी सेटलमेंट के चांसेस हैं, तो 2 या 3 लाइन में वो अपना सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड करके और दोनों पार्टी से पूछेगा भाई क्या आप सेटलमेंट करना चाहते हो। यहाँ 2 तरह की चीजें। पहली चीज कि कुछ मामलों में दोनों पार्टी की कंसेंट जरूरी है, और कुछ मामले ऐसे हैं जब पार्टी की कंसेंट जरूरी नहीं है, जैसे कंसीलिएशन या आर्बिट्रेशन। ये 2 तरीके हैं अल्टरनेट डिस्प्यूट रेशल के, लेकिन दोनों में जरूरी है कि दोनों पार्टी एग्री हों, तभी आप कंसीलिएशन के लिए कंसीलेटर के पास या आर्बिट्रेशन के लिए आर्बिट्रेटर के पास दोनों पार्टीज को रेफर करके एक तारीख दे करके भेज दोगे। आर्बिट्रेशन में भी मामला चला गया तो इट इज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द कोर्ट, इट इज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द अथॉरिटी, क्योंकि फिर आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत, कंसीलिएशन आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत जो उसकी अपील और काउंटर अपील जो भी कुछ प्रोसीजर होना है, कार्रवाई होनी है, उसमें होगी। लेकिन बाकी सभी जितने भी ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेशल सिस्टम्स हैं उनमें उन दोनों के बीच समझौता हो जाने के बाद मामला वापस उसी कोर्ट के पास आता है जिसने उसको रेफर किया है, और वो कोर्ट जब अपना ठप्पा लगा देती है तो वो फाइनली मैटर कंक्लूड हो जाता है। हम लोगों के पास 2 तरीके के मैटर्स हैं। एक मैटर्स है, बड़े छोटे छोटे मैटर्स आते हैं जिन मैटर्स में एक बड़ी पूरी उसकी प्रोसीजर की पूरी प्रक्रिया को अपनाए जाने की जरूरत नहीं है कि वो पहले फॉर्म B1 भरेगा, पहले रजिस्टर करेगा अपने आप को, फिर कंप्लेंट देगा, फिर कंप्लेंट देने के लिए जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट है
जो अथॉरिटी को देना है तो CRA फॉर्मेट, और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को देना है तो CAO फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में वो देगा, फिर उसकी यहाँ कॉपी जाएगी, फिर वो रिस्पोंडेंट को जाएगी। तो एक बहुत लंबा एक प्रोसीजर में उलझ जाने की बात होती है। तो जो माइनर छोटे छोटे मैटर्स हैं उन्हें बजाय एक प्रोसीजर एंगल्स में उलझाने के, यानी प्री कंप्लेंट स्टेज पर, प्री फॉर्मल कंप्लेंट स्टेज पर यदि कोई ऐसे मैटर्स आते हैं तो हम लोगों ने यहाँ एक मीडिएशन सेंटर सेटअप किया है, जिसमें दीपा मलिक फेमस ओलंपियन है, उनको हम लोगों ने चीफ मीडिएशन ऑफिसर लगाया है। उनका काम यह है कि इस तरीके की जो कंप्लेंट्स उनके पास आती हैं उन कंप्लेंट्स की समरी एक रजिस्टर में नोट कर लें और उस कंप्लेंट को रिस्पोंडेंट को भेज करके और उसको रिस्पोंडेंट को बुलवा लें। क्योंकि यहाँ हमने उनको पावर्स जो है, यानी इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है अथॉरिटी के पास, उस पावर से लेस किया है। उन्हें लोकल कमीशन की पावर दी है ताकि उनको कॉल कर सकें और कॉल करके कोशिश कर सकें कि दोनों पार्टी में रिप्रोचमेंट हो जाए, दोनों पार्टी में समझौता हो जाए, ताकि अननेसेसरी अथॉरिटी के सामने भी जो एक टेक्निकल सा प्रोसीजर, उस प्रोसीजर में न जाना पड़े। दूसरा तरीका जो है कि जिन मामलों में अथॉरिटी के पास फॉर्मल कंप्लेंट दायर हो गई, लेकिन अथॉरिटी समझती है कि बजाय इसमें पहले जवाब दावा फाइल हो, फिर जाकर के आर्गूमेंट्स हो, फिर जाकर के केस सुनवाई हो, केस सुनवाई का फैसला हो, फिर अपील हो, तो इससे अच्छा है कि यदि हमें लगता है कि इस मामले का आउटसाइड दी अथॉरिटी फोरम मीडिएशन के माध्यम से सेटलमेंट हो सकता है, तो ऐसे मामलों को हम फॉर्मल मीडिएशन के लिए भेजते हैं। और फॉर्मल मीडिएशन में हम लोग की कोशिश ये होती है कि प्रमोटर की ओर से एक आदमी आए, अथॉरिटी की ओर से एक आदमी बैठे, एक क्वालिफाइड जो मीडिएटर है, सेशन जज रैंक का आदमी जो हमारा एडजुकेटिंग ऑफिसर है, हम उनको ही बिठाते हैं। कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं दीपा मलिक जी, उनको बिठाते हैं। प्रमोटर की ओर से आदमी बैठता है। प्रमोटर एसोसिएशन की ओर से यदि प्रमोटर किसी को लाना चाहते हैं तो प्रमोटर एसोसिएशन की ओर से भी एक टेक्निकल एक्सपर्ट बिठाया जा सकता है। यदि एलओटीज़ की जो हैं या एसोसिएशन ऑफ एलओटीज़ हैं या एलओटीज़ की कोई एसोसिएशन हैं, उनका कोई टेक्निकल आदमी बिठाना चाहता है एलओटी, तो उसको भी बिठाया जा सकता है। यानी 4-5 आदमियों का जो ये एक ग्रुप है, ये ग्रुप कोशिश करेगा कि आपस में दोनों के बीच में किसी स्टेज पर सेटलमेंट हो जाए। तो इससे क्या है कि टाइम भी बचेगा, समय बचने के साथ साथ ऊर्जा बचेगी, धन का अपव्यय बचेगा और सबसे बड़ी समाधान भी तुरंत। कुछ साहब आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की बात कह रहे हैं कि मीडिएशन एक ऐसा रास्ता है दोनों के बीच में कि जल्दी से चीज़ें शॉर्ट आउट हो सकें, लेकिन बात करें नेचर किस तरह का होता है कि इन चीज़ों को मीडिएशन में लाया जाए। और दूसरी बड़ी बात यह कि अब तक हम गुरुग्राम रेरा की बात करें तो यहाँ कितने मामले आ चुके हैं जो मीडिएशन के तहत हल की तरफ बढ़े हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़े हैं। अभी हमारे पास मोर देन 250 केसेस एप्लीकेशंस ऐसी आई हैं जो मीडिएशन के तहत अपने सॉल्यूशन चाहती हैं, वो रेफ़र कर दी गई हैं और 23 तारीख से 26 तारीख के बीच में ना उनकी डेट दे दी गई है उनको। और इसी तरह से और भी एडिशनल एप्लीकेशन आ रही है, रिक्वेस्ट आ रही है जो उसके अंदर जा रही हैं। कई बार कोर्ट के टाइम पे भी जब अथॉरिटी के सामने कंप्लेंट्स आती हैं, वो भी बीच में रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें मीडिएशन में पहले अलाउ कर दिया जाए, हम वहाँ जा करके अपना सोल्यूशन करना चाहते हैं। तो अच्छी बात है, अगर वो वहाँ सोल्व कर लेते हैं तो उसकी नेक्स्ट डेट दे देते हैं, नेक्स्ट डेट से पहले वो मीडिएशन का डेट आ जाएगी, उसमें कोई सेटलमेंट हो जाता है तो उसको अनाउंस हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। सर ऐसी भी बात होती है कि मीडिएशन के लिए बाकायदा काउंसलिंग की जाए दोनों पक्षों की कि भाई क्यों आप इसको खींचना है, आप यहीं सुलझा लीजिए, इस तरह की भी व्यवस्था रहती है। एसेंशियल एलिमेंट ही मीडिएशन का ये है, सबसे एसेंशियल एलिमेंट मीडिएशन का ये है कि दोनों पार्टी ये समझें कि यदि वो मीडिएशन का रास्ता अपनाते हैं तो उनसे समय की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी, पैसे की बचत होगी और सबसे ज़्यादा मामला परमानेंटली सेटल होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि करीब 250 से ज़्यादा मामलों में हमने सेटलमेंट डीड उनकी लेकर के रिकॉर्ड पर रखी है। डेली हम 10, 15, 20 ऐसे मामले बन रहे हैं हमारे जिनमें सेटलमेंट हो रहा है पार्टी विद में, और सेटलमेंट को हम लोग अपना ठप्पा लगा करके अथॉरिटी के रिकॉर्ड में रख रहे हैं ताकि दोबारा वो मामला ना उठे। तो मेरा कहने का पर्पज ये कि हमारा ये जो अनुभव है ये बहुत ही ज़्यादा अनुभव हमारा सफल रहा है और हमें बड़ी संतुष्टि है इसके कारण। जब दोनों के चेहरों पर आप देखते हैं ना संतुष्टि के भाव, प्रमोटर के चेहरे पर भी और
एलओटी के चेहरे पर भी, क्योंकि उसका समय बच गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे मामले, करीब जैसे मैंने कहा 250 करीब मामलों में हम लोग इस तरह सेटलमेंट कर चुके हैं। 150 पौने 200 मामले ऐसे हैं जिनमें सेटलमेंट डीड अभी जमा होनी है, लेकिन उन मामलों में कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया है भाई ये सेटलमेंट इन मामलों में हो चुका है और हम सेटलमेंट डीड ड्रॉ करके आपका जमा करा देंगे। और जैसा कि कुछ साहब ने बतलाया कि अब हम हर मामला जो हमारे सामने है, फॉर्मल अथॉरिटी के सामने है, उसमें हम लोग ये एग्जामिन करते हैं पहली बार क्या इसमें मीडिएशन के माध्यम से फैसला होने की संभावना है। यदि हमें लगता है तो हम उस मामले को मीडिएशन के लिए रेफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ मीडिएशन के लिए आवश्यक नहीं है दोनों पार्टियों की शुरुआत में दोनों पार्टियों की सहमति हो। मीडिएशन की सहमति आवश्यक नहीं है, क्योंकि मीडिएटर एक क्वालिफाइड आदमी है। जज रेफर्ड मीडिएशन भी हो सकता है। तो इस तरह से जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेशल सिस्टम्स हैं उनका हम भरपूर प्रयोग कर रहे हैं ताकि एलओटीज को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा मिले। और प्रमोटर्स भी ये ना समझें कि भाई चूंकि रेरा आ गया है तो बहुत ज़्यादा उन पर एक साथ इतने सारे केसेस की बर्डन आ गई है। तो हमारा प्रयास ये है भाई कि वो एक ग्रुप के केसेज हैं, एक प्रोजेक्ट के केसेज हैं जिनमें सभी में सिमिलर नेचर की कंप्लेंट्स हैं। उन मामलों में एक जो है एक लाइन निर्धारित हो जाए कि इस लाइन पर हम लोगों के बीच में मीडिएशन या सेटलमेंट हो सकता है, और उस लाइन को जितने लोग एग्री करते हैं सबका सेटलमेंट एक साथ हो जाता है। तो प्रमोटर भी इसको लेकर के बड़े खुश और उत्साहित हैं, और मैं आशा करता हूं कि आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मामले मीडिएशन के माध्यम से सुलझेंगे, जो कि अथॉरिटी की बड़ी संतुष्टि की बात होगी। निश्चित रूप से मीडिएशन एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको जल्द राहत तो देती है, साथ में कई सारी पेचीदगियों से भी बचाती है, और जो आपका वक्त पहले ही काफ़ी लग चुका होता है प्रोजेक्ट में वो बच जाता है। कैसे हल करता है उसकी लगातार बात हो रही है। सर, ऐसे मामले बहुत आते हैं 70%, 60%, और फिर वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है और सैकड़ों लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहली जो जिम्मेदारी हमारी है वो हमारी जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट पूरे हों। सबसे पहली जिम्मेदारी है कि एलओटी ने जिस चीज़ को लेकर के अपनी इन्वेस्टमेंट की है कि उसको उसका प्लॉट मिले, उसको उसका अपार्टमेंट मिले, उसको उसकी बिल्डिंग है या विला मिले, उसने पैसा अपना लगा दिया। पूरे जीवन की मेहनत की कमाई जो उसने हार्ड अर्न बनी थी उसने वहाँ इन्वेस्ट कर दी। क्यों की उसने? दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो लोग जो जेन्युइन होम बायर्स हैं, जो जेन्युइन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जो जेन्युइन हाउस चाहते हैं। एक लोग वो जो लोग प्योर इन्वेस्टर हैं। हमारे यहाँ इन्वेस्टर और कंज्यूमर में कोई फर्क नहीं है। हमारे यहाँ एलओटीज एंड एलओटी, उस एलओटी ने जिसने किसी भी उद्देश्य को लेकर के इन्वेस्टमेंट किया हो, जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो उससे वायदा किया गया है कि आपको इस तरीके की चीज़, इस स्पेसिफिकेशन की, इस प्रकार के नक्शे की, इस प्रकार की लेआउट प्लान की, इस प्रकार की दूसरी जो सुविधाएं उन सुविधाओं की आपको मिलेगी और इस तारीख तक मिलेगी, वो जरूरी है। अब बहुत सारे प्रोजेक्ट 50%, 60%, 70% बन करके खड़े हुए हैं, काम बंद है। जिन लोगों ने अपना पैसा लगा दिया, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान था तो वो 70% जो कंस्ट्रक्शन है उसका पैसा दे चुके हैं, और कई मामलों में तो पैसा तो दे चुके हैं 95%, कंस्ट्रक्शन में ये 50%। ऐसी स्थिति में हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनी और हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम किसी भी प्रकार से इन स्ट्रेस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू कराएं, ताकि एलओटी है उसको एक समयबद्ध तरीके से ये आश्वस्त किया जा सके कि आपको इस समय तक आपकी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। और जो लेट हुई है, जो उसमें डिले हो रहा है प्रॉपर्टी मिलने में, तो जो पैसा उसका जमा है उस पैसे पर उसको ब्याज भी दिलाया जाएगा, ताकि एलओटी के हित, उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन इसके साथ जरूरी चीज़ क्या है? झगड़ा कहाँ खड़ा होता है? प्रोजेक्ट बंद पड़ा है, प्रमोटर पैसे लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि प्रमोटर के पास पैसे नहीं आ रहे। कहीं सेल 40% है, बना तो 100% प्रॉपर्टी है वो, जो 40% सेल हुई है उसमें उन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। 60% प्रॉपर्टी बिकी नहीं, मार्केट खराब हो गया। अब ऐसी स्थिति में उसको प्रोजेक्ट को कैसे पूरा कराया जाए? तो बजाय हर चीज़ में सॉल्यूशन ये नहीं है कि एसोसिएशन ऑफ एलओटीज को दे दो, 40% लोग लेंगे, वो पूरा कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट तो पूरा एक साथ होगा ना। तो ये सॉल्यूशन है ही नहीं। ये सॉल्यूशन कहाँ काम करता है? जहाँ 90% कंस्ट्रक्शन हो गई, 5-10% कंस्ट्रक्शन बाकी है और 5-10% पैसा बाकी है, तो वहाँ क्या होगा कि आपने 100 रुपए की एक प्रॉपर्टी खरीदी,
90 रुपए पे कर चुके हो, आपके 90 रुपए बेकार जा रहे हैं। क्यों बेकार जा रहे हैं? क्यों? प्रॉपर्टी आपको मिल नहीं रही है। ठीक बात है। अब यदि आपकी प्रॉपर्टी को पूरा करने में 10 रुपए और लगने हैं, आप तो अपने 100 रुपए दे चुके हो और 90% काम पूरा हुआ है। यदि आप 10 रुपए और दे दो तो आपकी 100 रुपए की प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी, और 90 रुपए जो आपके, यानी 100 रुपए जो आपके लगे हुए थे, यानी 100 रुपए की चीज 110 में मिली, 10 रुपए रिकवर करोगे बाद में आप। लेकिन पहले क्या हो रहा था कि 100 रुपए आपके लगे हुए थे और 90% जो प्रॉपर्टी बनी हुई थी वो किसी काम की नहीं थी। जब तक वो पूरी नहीं होगी तो उसकी कीमत नहीं आएगी। तो ऐसे मामलों में हम लोगों ने एक तरीका निकाला मध्यस्थता का। तरीका क्या था कि जिन लोगों का पैसा बाकी है, जिन लोगों ने अभी पैसा देना है, कुछ पैसा उसमें सोल्ड इन्वेंट्री में से कुछ रिसीवेबल्स हैं, वो आप दे दीजिएगा। ये पैसे का अलग अकाउंट में जाएगा। इस अकाउंट से केवल मात्र ये खर्च होगा ना, ये खर्च होगा केवल कंस्ट्रक्शन के उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। 100 का 100%, नो 70%। तो इस तरीके से क्या फायदा रहा? जो 90% प्रोजेक्ट पूरा था उसमें 10% को पूरा करने के दो तरीके थे। या तो रिसीवेबल्स इतने हो कि 10% जो प्रोजेक्ट रह गया वो पूरा हो जाए, या रिसीवेबल्स कम है तो ये लोग ओवर एंड एबव जो 5-7-10% पैसा इन्हें देना वो पैसा दे के इकट्ठा करें। अब इस पैसे से जो खर्चा होगा उसमें इनकी सलाह से, इनके सुपरविजन से और इनके कंट्रोल से वो पैसा खर्च होगा, ताकि पैसे का कहीं फिर फर्दर साइफन ऑफ ना कर ले प्रमोटर। काम प्रमोटर ही करेगा, काम प्रमोटर करे, क्योंकि नए सिरे से सारा टेंडर करना, उसकी इन्वेंट्री बनाना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम लोगों ने कई मामलों में कई तरीके के हम लोगों ने इस तरीके के वो प्रयोग किए हैं जिनमें सफलता ही मिली है। जैसे एक प्रयोग मैंने बतलाया आपको, इसको दोबारा समझें, बड़ा अपने आप में नोबल प्रयोग है कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये है, आप 100 के 100 दे चुके हो, 90% बनी हुई है, लेकिन 90% प्रॉपर्टी आपकी किसी काम की नहीं है। जब तक आपको 100 रुपये पूरी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाएगी, पोजीशन नहीं मिल जाएगा, तब तक बेकार है। लेकिन आप तो 100 रुपये दे चुके हो, 10 रुपये अब ना प्रमोटर लगा रहा, उधर से पैसा भी नहीं आ रहा दूसरे लोगों से। तो उसका तरीका क्या है कि आपकी एसोसिएशन ऑफ एलओटी ये फैसला कर ले, भाई इसको 10% पैसा और लगना है इसको पूरा करने में। हम ठीक है पूरा पैसा दे चुके हैं, जो 10% पैसा और इकट्ठा कर लें, वो इकट्ठा करके उन्हीं लोगों से काम करवाएं। लेकिन उस खर्चे पर जो कंट्रोल है कि भाई सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या काम होना है क्या काम नहीं हो रहा है, पैसे का सही मतलब उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सारी चीज़ें देखेंगे और तब पैसा रिलीज होगा वो। तो उससे क्या होगा कि 10 रुपये आपने दिए तो 90 रुपये की प्रॉपर्टी में तो 100 के 100 लग गए, प्रॉपर्टी मिल गई। यानी पहले आपके 100 रुपये लगे होते, 100 के 100 रुपये वेस्ट जा रहे थे, अब आपके 110 लगने से 100 रुपये की प्रॉपर्टी आपकी हो गई। और ये 10 की रिकवरी अब होगी। क्यों? प्रोजेक्ट डिले हुआ तो डिले पेशेंट चार्जेस प्रमोटर को देने होंगे तो उसकी रिकवरी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसका जो पैसा 10 रुपये, वो आज उसने टेम्परेरी तौर पर वो पैसा लगाना पड़ा ताकि प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। और प्रमोटर लगाने जाए, प्रमोटर ऐसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे कहा ना कि 40% बिका है, 60% बिकी नहीं इन्वेंट्री, तो ऐसी स्थिति भी है। अब जहाँ इन्वेंट्री नहीं बिक रही है वहाँ हमें अनसोल्ड इन्वेंट्री से ही पैसा इकट्ठा करना है। उसके लिए हम लोग उसको प्रमोटर को, ये पहले तो लोगों को गारंटी हो भाई क्यों खरीदे। पहले पुराने लोग बैठे हुए हैं जिनका कि अभी प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ, 40% लोग उसमें बैठे हुए हैं, 60% नए लोगों से और क्यों आप आइएगा, वो क्यों आएंगे। रेरा यहाँ इस बात की गारंटी देता है कि रेरा के सुपरविजन में प्रोजेक्ट पूरा होगा, काम वही प्रमोटर करेगा। वी विल नॉट चेंज द प्रमोटर, काम वही प्रमोटर करेगा। हमारा काम होगा कि जो एसोसिएशन ऑफ एलओटीज है वो भी निगरानी रखे और रेरा की निगरानी में रहे। अब रेरा की जब निगरानी होगी और रेरा की जब गारंटी होगी तो जो प्रोजेक्ट में अनसोल्ड इन्वेंट्री भी बिकेगी, और अनसोल्ड इन्वेंट्री के जो रेट या भाव निर्धारित किए जाएंगे उसमें हम लोग एक ऐसी मैकेनिज्म निकाल रहे हैं ताकि मार्केट ट्रेंड को देख करके वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट हो सके। तो इस प्रकार से कुछ हम लोगों ने जो अनसोल्ड इन्वेंट्री को बिकवा करके और अनसोल्ड इन्वेंट्री के माध्यम से उसको पूरा कराने के लिए, चाहे वो थोड़ी स्लाइटली चीप चली जाए, लेकिन पर्पज ये है कि उस प्रोजेक्ट को पूरा कराया जाए। और इसके बहुत हमें आशातीत रिजल्ट मिल रहे हैं। सारा गुड़गांव के यहाँ 7 फेज में प्रॉपर्टी है, वहाँ फेज 1 और 2 तो पूरा है मोरलेस, वहाँ तो कुछ छोटी मोटी इंटरनल डेवलपमेंट वर्क्स की कुछ कमियाँ हैं। फेज 3 और 4 में 90% काम पूरा है, तो वहाँ उन लोगों से बातचीत चल रही है। अब उनमें उनकी एसोसिएशन इसका फैसला जिस दिन करके हमें दे देगी, हम उनका काम वो शुरू करा देंगे। उसी तरह दूसरे फेजेज की स्थिति है। पर्पज मेरा ये है कि
हम लोगों का मुख्य उद्देश्य प्रोजेक्ट रुका हुआ किसी प्रकार से पूरा हो। उसके लिए हम यदि लीक से हटकर के भी कोई हमें प्रयोग करना पड़ता है, कोई फैसला करना पड़ता है, फैसला करने से नहीं चूकते। ग्रीनोपोलिस प्रोजेक्ट है, 1862 आदमियों का पैसा उसमें लगा हुआ है, 1200 करोड़ रुपए लोगों को उसमें लगा हुआ है। दोनों पहले पार्टनर्स में झगड़ा था, जो प्रमोटर्स थे, उनके झगड़े को हमने मीडिएट करने की कोशिश की और उनको एक ऐसी स्थिति में लेकर के आए वो प्रोजेक्ट जो है स्ट्रेस पीरियड से खत्म होकर के और उस पर काम शुरू हो जाए। काम शुरू भी हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन फिर उन दोनों के बीच में इस प्रकार के गलतफहमियां थी, इस प्रकार के उन दोनों के बीच मिसगिविंग्स थी कि उन दोनों की पार्टनरशिप वो चल नहीं सकती थी। साथ ही साथ जो एक पार्टनर था वो पार्टनर वैसे ही दिवालिया, कई जगह से उसकी कार्रवाई चल रही है दिवाली उनकी एनसीएलटी में। तो ऐसी स्थिति में हमारा ये था भाई कि ठीक है, जिसका नाम पर लाइसेंस है, जिसके नाम पर लाइसेंस है, जिसकी जिम्मेदारी है, जो मेन प्रमोटर है, कोलैबोरेटर है, वो प्रोजेक्ट पूरा करे। पहले हमने कोशिश की दोनों के बीच में तारतम्य स्थापित करने की, दोनों में समझौता कराने की और ये तरीका निकालने की प्रोजेक्ट किस प्रकार पूरा हो। जब वो दोनों आपस में फिर भिड़ गए, फिर उन्होंने नई बात बनी, तब हम लोगों ने कहा भाई जो लाइसेंस होल्डर है, कोलैबोरेटर है, वो उस प्रोजेक्ट को पूरा करे, उसकी जिम्मेदारी है। उसके लिए हमने 3 बार, एक बार पहले हम निर्णय किया, निर्णय के बाद फिर हमने एसोसिएशन से कंसल्ट किया, फिर हमने दोनों प्रमोटर से कंसल्ट किया, करने के बाद फिर हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए क्या परिवर्तन की आवश्यकता है उस आदेश में पुराने में। फिर तीसरी बार फिर हमने आदेश में परिवर्तन किया कि भाई आप इस काम को पूरा करिएगा, पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी है। जो पैसा पड़ा हुआ है उस प्रोजेक्ट में, वो पैसा केवल कंस्ट्रक्शन पर खर्च होगा और किसी चीज़ में खर्च नहीं होगा। और उसके लिए भी हम लोगों ने सेपरेट रेरा अकाउंट जो है प्रोजेक्ट का खुलवाने के भी आदेश किए हैं ताकि उस पर काम शुरू हो जाए। प्रोजेक्ट पर काम अब शुरू कर दिया है जो ओरिजिनल कोलैबोरेटर या प्रमोटर था उसने, और हमें आशा करनी चाहिए कि 1862 आदमियों की जो मेहनत की कमाई इसमें लगी हुई है, जिस प्रकार की वो प्रताड़ना और दुख और उससे गुजर रहे हैं, वो बड़ी खराब मनोस्थिति से उनकी उसमें सुधार हो और उनका जो ड्रीम होम है ना, ड्रीम होम उन्हें जल्दी से जल्दी उपलब्ध हो सके। देखिए ये बड़ी चीज़ है। रेरा गुरुग्राम की कोशिश यही होती है कि जो भी आपके आशियाने का जो सपना है वो जल्द से जल्द पूरा हो, और जो प्रोजेक्ट हैं मतलब सवाल यही कि पूरा होना है उनको, और वो प्रयास किए जाते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।